लोग हर एक मोड़ पे रुक-रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो दिल से निकलते क्यों हैं? एक बार मौका मिला कि मैं गुलाम अली की लाइव परफ़ॉर्मेंस दिल्ली में किसी के घर में सुन सका। पहली अच्छा, बार मैं उनको सुना था। किसी फ्रेंड के घर में उनकी अच्छा, अच्छा, बैठक थी, तो हाँ, मुझे भी ले गए वो। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनको सुन के। फ़िल्में मैं इतनी नहीं देखता हूँ आजकल अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, जी, उनमें मैं देखता हूँ वायलेंस, तो मैं बोलता था कितने आदमी थे। जी, वो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा देर तक नहीं जिए, लेकिन बहुत ही उम्दा अमजद कलाकार खान, थे। हाँ, अमजद खान। द अरिजीत सिंह, उन्हें सुना है आपने? उन्हें सुनते हैं आप? हाँ, मैंने सुना है, बहुत सुना है हाँ, और उनकी आवाज़ में एक जादू है। किसी को नफ़रत है मुझसे, किसी को नफ़रत है मुझसे, कोई प्यार कर बैठा। किसी को यकीन नहीं मुझ पे, किसी को यकीन नहीं मुझ पे, कोई एतबार कर बैठा है। इतनी अजीब है ना ये दुनिया, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतज़ार कर बैठा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशा रावत और स्वागत है आपका मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के नए एपिसोड में। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं हैरी शेट्टी जी, जिनसे हम बात करेंगे उनकी हॉबीज़ के बारे में और जानेंगे कि हैरी सर फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हॉबीज़ का हमने ज़िक्र किया है, तो पहला क्वेश्चन मैं इसी से रिलेटेड करती हूँ कि आपकी हॉबीज़ क्या है? फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? हॉबीज़ तो हैं 3-4 तरह के एरियाज़ में, लेकिन अगर मैं पहले से बात करूँ, आफ्टर सेटलिंग डाउन इन रुड़की, my father started a business of drawing and surveying instruments, and he used to supply these to the engineering colleges through his dealers, mostly located in South India. So he was frequently traveling there to South India from Roorkee, where we had settled after migrating from Pakistan. Uh, he was quite successful in his business. He was also a member of the Rotary Club, and he used to organize big events. And I'm talking of, maybe early 50s in a small town like Roorkee. Today it's a big town. मुझे याद है कि हमारा घर जो है एक गेस्ट हाउस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि मेरे फादर ने ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया रुड़की में। और रुड़की यूनिवर्सिटी उस वक्त जो होती थी, उनके पास एक बहुत बड़ा हैंगर टाइप होता था जिसमें एनक्लोज्ड एरिया में बैडमिंटन खेला जा सकता था विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। क्योंकि रुड़की में कोई अच्छे होटल नहीं थे, तो मेरे फादर ने उन टॉप प्लेयर्स को अपने घर में रखा, कुक अरेंज किया उनका खाने के लिए, तो वो 3 दिन तक वो एक्टिविटी चलती रही। तो मुझे बैडमिंटन देखने का और जो टॉप के खिलाड़ी थे उनका गेम देखने का मौका मिला, तो मुझे उससे फ़ैसिनेशन हुआ, तो मैं बैडमिंटन खेलता था। काफ़ी साल तक खेलता भी रहा। इसके अलावा स्कूल में मैं बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल खेलता था। But badminton has been my favorite sport. I do watch cricket sometimes, but I'm not a big fan. तो एक तो ये एरिया है। दूसरा जो मुझे पसंद है, वो म्यूज़िक बहुत पसंद है और उसकी भी स्टोरी अगेन गोज़ टू माय फादर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज़ इवेंट्स इन रुड़की। वो क्या करते थे हर साल एक मुशायरा, एक कवि सम्मेलन और एक कवि दरबार। तो उर्दू, हिंदी और पंजाबी, और उसमें वो जो टॉप नॉच कवि या शायर होते थे, उनको लेके आते थे। आई डोंट नो हाउ ही यूज्ड टू मैनेज दैट,
बट ही वॉज एबल टू ब्रिंग दैट। तो वो अटेंड करके मुझे जो है काफ़ी लगाव हो गया शायरी से पर्टिकुलर। हालांकि मैं हर तरह के म्यूज़िक पसंद करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं गज़लों को सुनने में और कोट करने में अच्छा लगता है मेरे को। और उस वक्त की कई यादें हैं मेरे पास। अ, जब मैं मसूरी एकेडमी में एज प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स पोस्टेड था, तो वहाँ की कल्चरल सोसाइटी ने एक मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया और जितने शायर वहाँ आए, उनमें से एक शायर थे राहत इंदौरी। राहत राहत इंदौरी बहुत फेमस शायर रहे हैं और उनका बहुत ही जो अच्छा उस वक़्त शेर मुझे पसंद आया। वो कहते हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों? लोग हर एक मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो दिल से निकलते क्यों? ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उन्होंने मैंने पढ़ा इसको बाद में, मैं ना जुगनू हूँ, दिया हूँ, ना कोई तारा हूँ। मैं ना कोई जुगनू हूँ, ना दिया हूँ, ना कोई तारा हूँ। रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों? ये भी बहुत सुंदर उन्होंने कहा। और भी उस वक़्त की कई शेर जो हैं मुझे याद है। एक पर्टिकुलर गज़ल है जो मुझे अभी तक याद है। मेरे किसी क्लास वालों ने वो पहली बार मुझे सुनाई थी जब मैं ग्रेजुएशन में था। और वो है ये तो ज़र्फ़ की बात है, अपनी बात है। ये तो ज़र्फ़ की बात है कि ज़रा सी पी के उबल गए। वो हम ही थे साहिबे मैकदा जो नशे में और सो गए। को हम ही थे साहिबे मैकदा जो नशे में और संभल गए। और आपकी नज़र एक और 2 लाइनें करता हूँ कि सजदे और इश्क में है फ़र्क कितना, सजदे और इश्क में है फ़र्क कितना, एक बंदगी तो दूसरा खुदाई है। सजदे और इश्क में है फ़र्क कितना, एक बंदगी तो दूसरा खुदाई है। तो इसी तरह से एक और है, मैं कहता रहता हूँ तेरे जैसा कोई ना मिल सका, तेरे जैसा कोई ना मिल सका, तेरे हूबहू तो बहुत मिले। हूबहू तेरे जैसे, तेरे से मिलते-जुलते, तेरे जैसा कोई ना मिल सका, तेरे हूबहू तो बहुत मिले। कभी कारवां से बिछड़ गए, कभी रास्ते ही बदल गए। जैसे आपने बताया कि म्यूजिक आपको बहुत पसंद है, तो किस तरीके का म्यूजिक आप पसंद करते हैं? देखिए जनरली हर तरह का म्यूज़िक मैं पसंद करता हूँ, सुनता हूँ। और मैंने कहा पर्टिकुलरली ये जो गज़लें हैं, शेर व शायरी है, मुझे ज़्यादा पसंद है। जैसे तो वेस्टर्न म्यूज़िक है, को भी मैं सुनता हूँ। मुझे याद है जिम रीव्स का एक गाना है। जिम रीव्स बहुत फेमस सिंगर रहे हैं। पुट योर स्वीट लिप्स क्लोज़र टू द फ़ोन, लेट्स प्रिटेंड दैट वी आर टुगेदर। मेरा फ़ेवरेट सॉन्ग है। और इंडियन में बॉलीवुड के भी बहुत सारे गाने और पर्टिकुलरली जो पुराने गाने हैं, अच्छा, जिसमें लिरिक्स होते थे, जिसका कोई मीनिंग होता था, वो बहुत पसंद करता हूँ। आजकल के जो गाने हैं, उसमें शोर-शराबा ज़्यादा है और लिरिक्स कम है, मीनिंग कम है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी रिसेंटली पिछले 8-10 महीने में कई बड़े अच्छे-अच्छे म्यूज़िक वीडियो आ रहे हैं अच्छा, और जो उसके लिरिक्स हैं, जी, वो भी बहुत अच्छे हैं। और ज़्यादातर लिरिक्स जो हैं, वो पंजाबी में हैं। और 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि उसी चीज़ को हरियाणवी में लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। तो शायद लगता है कि पंजाबी पॉपुलर हो गई है, तो हरियाणवी भी साथ का उद्देश्य है। हरियाणवी म्यूजिक काफी ट्रेंड में है आजकल। हाँ, आजकल लग रहा है, काफी लोगों को लेकिन वो पसंद आ रहा है। पैटर्न उन दोनों का एक ही है। बट एक जो डॉक्टर सरताज हैं, वो बहुत मीनिंगफुल म्यूज़िक
कविता लिखते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं, वो बहुत आजकल ट्रेंड में है। मुझे इनको सुनने में अच्छा लगता है। अदरवाइज़ देखिए, गज़लों की जब मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेहंदी हसन जो पाकिस्तान के हैं, वो मैं उन्हें नंबर 1 पे रखूँगा। उनके जैसा गज़ल गायक आज तक मैंने नहीं सुना। इसके बाद गुलाम अली, और वो इंडिया में बहुत आए, कई परफॉर्मेंस। एक्चुअली मेरे को एक बार मौका मिला कि मैं गुलाम अली की लाइव परफॉर्मेंस दिल्ली में किसी के घर में सुन सका। पहली बार मैं उनको सुना था, किसी फ्रेंड के घर में उनकी बैठक थी, तो मुझे भी ले गए वो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनको सुन के। और फिर जगजीत सिंह आए तो उन्होंने तो इंडिया में गज़लों को पॉपुलराइज़ कर दिया और आज तक चल रही हैं। तो वो मेरा ज़्यादा फेवरेट एरिया है। ऐसे बहुत कम लोग रहे हैं जो गुलाम अली जी को लाइव सुन पाए हैं, आप उनमें से एक हैं। तो उस अवसर के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि कैसा रहा था? हाँ, वो एक पार्टी थी, किसी थी दिल्ली में एक बहुत बड़े घर में। अच्छा। हाँ, उनका जो लॉन ही था, इतना बड़ा था कि उन्होंने एक स्टेज सेट कर दी थी। कम से कम भी 70-80 लोग वहाँ पर थे और ड्रिंक्स एंड स्नैक्स चल रहे थे। और गुलाम अली, मैं पहली बार उनको सुना था, तो उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा। अ, ऐसे ही मेरे एक दोस्त थे जो क्लासिकल म्यूज़िक उनको बहुत पसंद था, क्लासिकल। तो दिल्ली में परफॉर्मेंसेस होती रहती थी। और आईईएस में आने के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग चंडीगढ़ में थी। तो दो जो मेरे दोस्त थे, बल्कि मेरे लैंडलॉर्ड भी थे वही, के घर में मैं रहता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि दिल्ली में एक परफॉर्मेंस हो रही है और वो उसको सुनने जाना है। सुबह जाएंगे? नहीं, शाम को जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस अटेंड करेंगे, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वापस ड्राइव करके आ जाएंगे। तुम अपने ऑफिस चले जाना, मैं अपने ऑफिस चला जाऊँगा। तो वो मेरी पहला एक्सपोज़र था इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। उसके बाद तो मैंने कई सारे कॉन्सर्ट्स अटेंड किए। अच्छा। अभी भी मुझे अच्छा लगता है क्लासिकल म्यूज़िक, लेकिन अगेन गज़लें मेरी फेवरेट है। सर कहते हैं कि जिन्हें म्यूजिक का शौक होता है उन्हें फिल्मों का भी बहुत शौक होता है, तो क्या आपको भी फिल्में देखना पसंद है? फ़िल्में मैं इतनी नहीं देखता हूँ आजकल, क्योंकि ज़्यादातर जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, उनमें मैं देखता हूँ वायलेंस, गाली-गलौज, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ये ज़्यादा चलती है। आई डोंट नो, शायद पब्लिक ये देखना चाहती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं देखता। अभी मैं आई थिंक द लास्ट फ़िल्म दैट आई सॉ वाज़ धुरंधर इन अ थिएटर। धुरंधर। हाँ, तो इन वो कैसी लगी मुंबई। आपको? धुरंधर पसंद आई वो है? बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई फ़िल्म थी। बॉम्बे में मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ मुझे और मेरी वाइफ़ को ले गए थे देखने के लिए थिएटर में। तो वो फ़िल्म बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई। पर अब तो मैंने सुना कि धुरंधर पार्ट 2 भी आ गई है। हाँ, 2 आ मैंने गई। देखा नहीं है, जी, लेकिन उसके बारे में सुना है। जी। तो ज़्यादा फ़िल्में मैं नहीं देखता हूँ। पुराने ज़माने की तो देखा करते होंगे आप? पुराने ज़माने में तो ऑफ़ कोर्स कई बार ये होता था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते थे। हाँ जी। रुड़की में रहते थे जी। और वहाँ 2 पिक्चर हॉल होते थे। अच्छा। और जब भी मौका मिलता था, कोई फ़ेवरेट अदाकारा आपकी? उस वक़्त की अदाकारा फ़ेवरेट आशा पारेख, आशा पारेख। हेमा मालिनी, जी, नूतन, जी। मेरी वाइफ़ का नाम नूतन है। अच्छा। और वो बहुत ही उम्दा अदाकार है। नूतन। हाँ, रही। जी, अब जी। तो उनका बेटा मनीष है। तिवारी। हाँ, जी। राजेंद्र कुमार मुझे बहुत पसंद थे। वो राजेंद्र। बहुत सीरियस रोल किया करते थे। और एक फ़िल्म में तो राजकुमार नहीं, राज कपूर राज के कपूर। साथ वो उनका था, अ,
मेरे मन की गंगा और तेरे मन की यमुना का हाँ, ये संगम, आई थिंक फिल्म का नाम संगम जी था, संगम। वो मुझे अच्छी लगी। और एक फिल्म जो मेरे दिल पे छाई, जी। वो जिसमें गब्बर सिंह और अमिताभ बच्चन, शोले। शोले। जी, शोले ऐसी मेरे दिल पर छाई जी। कि मैं उसके डायलॉग्स जो हैं वो रिपीट करता था, और मेरे फ्रेंड्स को पता था कि ये इसको बहुत अच्छा लगता है, कि जब कोई गैदरिंग होती थी अच्छा। हमारे फ्रेंड्स की, तो वो बोलते थे कि भाई वहाँ उसके डायलॉग को सुनाओ, तो मैं बोलता था कितने आदमी थे। तो आपको गब्बर सिंह ज़्यादा पसंद आए थे या बाकी गब्बर सिंह से ज़्यादा इम्प्रेस हो गए आप शोले? देखिए सबसे बढ़िया कैरेक्टर तो वही था, गब्बर सिंह। है ना? जी। वो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा देर तक नहीं जिए, लेकिन बहुत ही उम्दा अमजद कलाकार खान। थे। हाँ, अमजद खान। अदरवाइज़ तो संजीव कुमार जी। और अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, ये तो मज़े हुए एक्टर थे ही, और बहुत अच्छा काम किया सबने। और आई थिंक वुमेन लीड रोल में कौन थी उनके साथ में? अजया बच्चन। जया बच्चन, जया बच्चन। उनकी वाइफ। हाँ, जी। और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, जी, जी, उनका भी कॉम्बिनेशन था। जी। जोड़ी वही अच्छी थी। वो जो पानी की टंकी पे चढ़ जाते हैं, जी, वो और सीन तो फेमस है गांधी। हाँ, बहुत फेमस। जी, जी, जी। लेकिन मुझे जो गब्बर के डायलॉग्स थे, वो बड़े पावरफुल और अच्छे लगते थे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से रमेश सिप्पी ने उस पिक्चर को बनाया। जी। कल मेरे ख्याल आज तक वो चल रही है। वैसी फिल्म नहीं बनी है। वैसी फिल्म नहीं बनी है, जी। और कई थिएटर्स में तो वो फिल्म 2-2 साल, 3-3 साल हाँ। रही। जी। तो वो मुझे बहुत पसंद था। सर आपको नहीं लगता कि पहले की जो फ़िल्में थी और आपको जो अभी आपने बात भी करी कि अब के फ़िल्मों में वॉयलेंस ज़्यादा है और क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा है। तो आपको आपको कितना अलग लगता है पहले का जो फ़िल्में हैं और अब की जो फ़िल्में हैं इसमें फ़र्क क्या लगता है आपको? जो एक मेन फ़र्क आप मान सकें जिस चीज़ को कि हाँ, ये ऐसी थी और ये ऐसी थी, ये ऐसी है। ऐसी क्या चीज़ लगती है आपको पहले की फ़िल्मों में? चाहे वो गाने ले लें आप, चाहे वो कॉन्सेप्ट ले लें या स्टोरी ले लें, क्या चीज़ आपको ज़्यादा अलग लगती है? अब क्या देखना लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि फ़िल्म्स जो हैं, जी। वो सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन होती है। तो जैसे-जैसे सोसाइटी में चेंजेज़ आए हैं और आ रहे हैं, जी, जो आज की फ़िल्में हैं शायद वो उनको रिप्रेज़ेंट करती हैं। जी। उस टाइम की फ़िल्में जिसमें रिश्तों की बड़ी अहमियत होती थी, प्यार-मोहब्बत की बड़ी अहमियत होती थी, म्यूज़िक की बहुत अहमियत होती थी। मुझे याद है वो एक गाना था, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जी। ज़रा पीने दो, कल की किसको खबर, कुछ पल जी भर के जीने दो, इस तरह का एक गाना था। मतलब म्यूज़िक और लिरिक्स बहुत सुंदर होते थे। आजकल एक्शन ज़्यादा है, लोगों को वो पसंद है, ये जनरेशन शायद वो उस तरह की फ़िल्में पसंद करती है, तो ऑब्वियसली बनाया जाता है। अभी तो साउथ की फ़िल्में जो हैं, जी, वो ओवरशैडो कर रही, जी, और इतना पैसा कमा रही हैं जी। कि बॉलीवुड की फ़िल्में थोड़ी पीछे रह गई। साउथ की फ़िल्में थोड़ी स्पिरिचुअल भी होती है ना, वो अपने धर्म को ज़्यादा दिखाते हैं। उस हाँ, चीज़ को लेकिन ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। वहाँ तो एक्टर्स की गॉड वर्शिप होती है। जी। जो भी फ़ेमस हाँ। एक्टर होता है, हुँ, हुँ। इसके नाम पे मंदिर बन जाते हैं, जी। उनकी पूजा की जाती है, और फिर जब वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो एकदम से जीत जाते हैं। कि यही वहाँ की फ़िल्म और पॉलिटिक्स की कनेक्शन रहा है, और मेरे ख़्याल से अभी तक चल रहा है। हाँ। म्यूज़िक आपको ज़्यादा पसंद है, आप मतलब हमारा जो क्वेश्चन कहीं से भी हो आपका एंड म्यूज़िक पे होता है। तो हाँ। म्यूज़िक के एक बहुत फ़ेमस रहे हैं और वो सबको ही पसंद है, अरिजीत सिंह। उन्हें सुना है आपने? उन्हें सुनते हैं आप? हाँ, मैंने सुना है, बहुत सुना है, हाँ। और उनकी आवाज़ में एक जादू है। जी। मैंने कहा जब पहली बार उनको अ, भट्ट साहब अपनी एक फ़िल्म में गाना गवाया था, हाँ। उसके बाद तो उन्होंने हज़ारों गाने गा लिए। हुँ, हुँ। और अभी मैंने सुना था, पढ़ा था कहीं 6 महीने पहले कि वो विथड्रॉ कर रहे हैं, संन्यास ले लिया है। संन्यास ले लिया उन्होंने। ही विल नो लॉन्गर सिंग इन द हुँ, फ़िल्म्स, हुँ, व्हिच इज़ अ बिग लॉस हुँ, फॉर बॉलीवुड।
but he will continue singing, जी, which is a good thing. So we will have the opportunity of listening to Arijit singing. उनका कौन-सा गाना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है अरिजीत से? ऐसे तो एकदम से याद नहीं आ रहा है। वैसे तो पुराने गाने भी गाते हैं। बहुत हाँ। हाँ, मुझे याद आया एक सिंगर होते थे बॉलीवुड के ही, कुमार शानू। अभी कुछ दिन पहले ही वो अच्छा। देहरादून में आए थे हाँ, ग्राफिकारा यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो वहाँ पर मुझे उनको लाइव सुनने को मिला। अच्छा। उन्होंने एक मेरे ख्याल से 20 साल के करीब वो छाए रहे हाँ। बॉलीवुड पे। आज की जनरेशन में उनके गाने पसंद करती है? आज के जनरेशन में उनके गाने इतने नहीं आ रहे हैं बिकॉज़ उसके बाद में म्यूज़िक का रुख बदल गया है जी, और उसकी टाइप बदल गई है। जी, तो लोग उनको पसंद करते हैं, जी। लेकिन वो लाइव परफॉर्मेंसेस देते रहते हैं और यहाँ पर हुई थी तो मुझे मौका मिला तो उनको सुनने के लिए मुझे वहाँ कम से कम भी 6 घंटे वेट करना पड़ा। अच्छा, बट आई थॉट इट वाज़ वर्थ इट। अच्छा। वो इट 6 वाज़ घंटे किस वजह से लेट थे तो वो? क्योंकि मुझे बताया गया था कि वो 2 बजे आएँगे उस ऑडिटोरियम में, अच्छा, अच्छा। तो मैं और मेरी वाइफ़ वहाँ पहुँच गए 2 बजे, लेकिन वो फाइनली 8 बजे वहाँ पर आए। जो ऑर्गेनाइज़र थे वो उनके और जो लोकल सिंगर्स थे, उनके गाने गा रहे थे, अच्छा। लेकिन वो 8 बजे फाइनली आए, तो बहुत अच्छा लगा। इट वाज़ वर्थ वेटिंग फॉर हिम। ज़्यादा तो उन्होंने गाने नहीं गाए, 5-6 गाने की कुछ लाइनें उन्होंने और अच्छा, उनको सम्मानित किया गया था अच्छा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, हाँ, हाँ। तो इसलिए उनको यहाँ बुलाया गया था। तो दैट वाज़ अ वंडरफुल इवेंट दैट आई रिमेंबर जी। रिसेंटली। सर जैसे हमने बात करी म्यूज़िक की और फिर शायरी पे आप आए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि दोनों में से एक को चूज़ करिए तो आपका पहला प्यार कौन है, म्यूज़िक या शायरी? पहला प्यार तो शायरी होगा अच्छा। और देखिए जो शायर लिख देता है, म्यूज़िशियन उसमें 4 चाँद लगा देते हैं और गाने वाला तो उसको और ही उठा देता है। तो हम लिखने वाले को भूल जाते हैं, गाने वाले को याद रखते हैं और जिसने म्यूज़िक दिया उसको भी नहीं याद रखते। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि म्यूज़िक डायरेक्टर को भी अहमियत दी जा रही है, अच्छा म्यूज़िक जो बनाते हैं। एस डी बर्मन है, आर डी बर्मन है, बहुत उम्दा म्यूज़िक बनाया है इन्होंने सब। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, उस टाइम के बहुत फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं। सर जैसे आप एक्स सर्विसमैन आईएएस हैं, पूर्व आईएएस, आपका जो ऑक्यूपेशन रहा है, अगर आप अपने पैशन को फ़ॉलो करते, तो आप क्या चुनते? देखिए मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में इसलिए गया कि ग्रेजुएशन के टाइम में मेरे पास इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर ये 3 सब्जेक्ट होते थे। तो जो प्रोफ़ेसर हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद था। तो मुझे इन तीनों सब्जेक्ट्स में से इकोनॉमिक्स के साथ प्यार हो गया समझिए। अच्छा। तो फिर मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो मैंने इकोनॉमिक्स में ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया, चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए, तो मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में आ गया। अगर ये ना होता तो मेरा रुझान थोड़ा लॉ की तरफ था। अच्छा। शायद मैं लॉ पढ़ता और एडवोकेट बन जाता। लेकिन वो इकोनॉमिक्स की बिगनिंग वहाँ से हुई ग्रेजुएशन से, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने और फिर इसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया तो इसमें आ गया है। तो अगर मैं वो नहीं होता तो शायद मैं लॉ में जाता। जी। लेकिन पिछले 10-11 साल से मैं एक ऐसी संस्था देहरादून में सेटअप की है जिसको टोस्ट मास्टर्स क्लब कहते हैं। जिससे कि देहरादून के रेजिडेंट पर्टिकुलरली जो यूथ हैं उनको बहुत उसका फ़ायदा हो रहा है। और वो जो क्लब है वो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। अच्छा। वो टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल है जो कि 140 से ज़्यादा देशों में क्लब्स काम करती हैं। देहरादून में कोई क्लब नहीं थी। तो
2015 में मैंने पहली क्लब यहाँ सेटअप की थी और वो आज भी बड़ी अच्छी चल रही है। अब जो है मैं सोच रहा हूँ कि जो बिलो 18 इयर्स के लिए भी बच्चे हैं उनके लिए टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल की ही एक और प्रोडक्ट है जिसको गेवल क्लब बोलते हैं। उसका मीटिंग का पैटर्न वही होता है टोस्ट मास्टर वाला होता है, लेकिन उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम है कि मैं उसको प्रमोट करूँगा, मैं अपनी एनर्जीज उसमें लगाऊँगा। देहरादून के कई स्कूलों में मैं वो सेटअप करना चाहता हूँ ताकि स्कूल्स के टाइम से ही उन बच्चों को कॉन्फिडेंटली बोलने का सलीका आता है और वो पूरी ज़िंदगी उनके काम आएगा। तो ये थे हमारे साथ हैरी सर, जिन्होंने हमें अपनी पहली पसंद, अपनी शायरी, शेर व शायरी की पसंद के बारे में बताया। तो कंक्लूड हम हैरी शेट्टी सर के साथ एक शायरी के साथ ही करना चाहेंगे। सर, अपनी कोई फेवरेट शायरी हमें सुनाइए। तो मैं आज का जो हमारा एपिसोड है इसको मैं एक और 4 लाइनों से कंक्लूड करना चाहूँगा जो कि मैंने सोशल मीडिया में पढ़ी हैं। किसी को नफ़रत है मुझसे, किसी को नफ़रत है मुझसे, कोई प्यार कर बैठा। किसी को यकीन नहीं मुझ पे, किसी को यकीन नहीं मुझ पे, कोई एतबार कर बैठा है। इतनी अजीब है ना ये दुनिया, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतज़ार कर बैठा है। ये मुझे बड़ी पसंद आई। मैं अपनी ज़िंदगी का मोटो 2 लाइनों में सुनाना चाहूँगा। तो अर्ज़ किया कि वो शम्मा भी क्या, वो शम्मा भी क्या जो एक अंजुमन में जले, वो शम्मा भी क्या जो एक अंजुमन में जले, एक ऐसी शम्मा जलाओ जो सबके काम। So don't live for yourself alone. Live for others also, help them, and that is the philosophy that I have adopted for my future life beyond 79. Thank you very much.